सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 22 ऑफ GKPY की सीरीज़ पार्ट 2। तो आज से हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इसमें करने वाले हैं। लास्ट में मैंने कुछ इंक्लूड किया और अब डेली बेसिस पे कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हम लोग किया करेंगे। और जुलाई करंट अफेयर्स का जो PDF है आपको जल्दी मिल जाएगा 1-2 दिन में। और बाकी अराउंड जैसे मैंने आपको लाइव चैट में कल बताया था, बाकी यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ, अराउंड 17th-18th ऑफ सितंबर तक आपको एक वीडियो मिलने वाला है। देखते हैं अगर लाइव पॉसिबल हो तो लाइव करेंगे, नहीं तो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, जहाँ पे कंप्लीट करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन जो अभी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं, चाहे CHSL हुआ है, CGL हुआ है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के, उसके बेसिस पे कंप्लीट वीडियो आने वाला है, जो कि हेल्प करेगा आपके CGL मेंस, CPO और स्टेनो जो अभी रिसेंट में एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं। राइट, तो वो कंपाइल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करने पड़ेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चंस अभी रिसेंट एग्जाम से पूछे गए हैं, और जो इंपॉर्टेंट थीम्स है वो भी मैं आपकी कवर वहाँ पे करवा दूंगा। तो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, अराउंड 17th to 18 सितंबर तक वो वीडियो आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 22। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, करिए इसको सॉल्व। भारत में बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल आर मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। तीसरा स्टेटमेंट है, हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज डिज़ायरेबल फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल इकोनॉमी। ना सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज। अनएम्प्लॉयमेंट के चलिए जो हम लोगों ने टाइप्स देखे तो उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो बेरोजगारी के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? सबसे प्राइमरी टाइप तो होता है आपका स्ट्रक्चरल, जिसको कि हम बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें होता क्या है, इसमें जो स्किल डिमांड है वो और जो स्किल मिल रही है उसके बीच में गैप है, यानी स्किल गैप की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो बोला जा रहा है कि जॉब, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत लोगों की जॉब खा लेगा। कैसे? क्योंकि जो एक तरह से बोल सकते हैं जो AI को चलाने के लिए, क्योंकि AI पहली बात तो खुद में इतना पावरफुल है कि वो काफ़ी सारे काम कर लेगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल AI ही है, जो उसको चलाने के लिए आपको स्किल चाहिए, वो स्किल आपके पास नहीं है, जो डिमांड है, इस वजह से इस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। फिर अगर दूसरे टाइप में आए तो इट इज़ कॉल्ड एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का एक सब टाइप आप बोल सकते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें होता ये है कि एक सीज़न में तो आप एम्प्लॉयड रहते हो और बाकियों में नहीं। ये सीज़न ज़रूरी नहीं कि सीज़न ही हो कि भाई होली के महीने में, दिवाली के महीने में यूजुअली यही देखने को मिलता है, बट मंथ्स हो सकता है कि इस पर्टिकुलर मंथ में किसी के पास एम्प्लॉयमेंट है और फिर वो अनएम्प्लॉयड है, फिर इस मंथ में अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, फिर वो अनएम्प्लॉयड है। जैसे फॉर एग्जांपल होली का अगर बात करें तो होली के टाइम पे जो कलर्स वगैरह बेचते हैं उनको वो एम्प्लॉयड होंगे, बाकी टाइम पे अनएम्प्लॉयड होंगे। जो क्रैकर्स वगैरह का जिनका काम है तो वो दिवाली के टाइम एम्प्लॉयड होंगे, बाकी टाइम अनएम्प्लॉयड होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज़ में होगा। बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको रूरल एरियाज़ में देखने को मिलेगा। रूरल एरिया के जो लोग होते हैं वो कुछ त्योहारों पर डिपेंड करते हैं कि रेडी वगैरह लगा लेंगे, उससे उनका वो चल जाएगा। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रखना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, एग्रीकल्चर में भी यही होता है कि भाई जब फसल वगैरह कट गई उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो इस तरह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमें मेनली रूरल एरियाज़ में देखने को मिलता है, ना कि अर्बन एरियाज़ में। फिर अगर हम बात करें तीसरा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा था, दैट वाज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या था? इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में लोग दिख तो एम्प्लॉयड रहे हैं लेकिन वो हैं अनएम्प्लॉयड। ये हमें इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम में देखने को मिलता है। इंडियन एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, उसमें देखने को मिलता है, जहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड में कुछ लोग, काफ़ी लोग, जैसे मान लेते हैं कि ये 5 लोग एम्प्लॉयड हैं और 1 हेक्टेयर का ये कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, 1 क्विंटल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मान लेते हैं इन दोनों को हटा देते हैं, फिर भी 1 क्विंटल का ही प्रोडक्शन हो रहा है। दैट मीन कि ये दोनों डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड हैं। दिख तो रहे हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा फावड़ा वगैरह लेके लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में लगे इसलिए बिकॉज कहीं उनको और रोजगार मिल नहीं रहा, इसलिए लगे हुए हैं वो, तो डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड है। और इंडियन एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, और हमारा जो इंडिया का एग्रीकल्चर है वो हमारा बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। ये आपको पता होना चाहिए, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर को हम, जो इसमें जॉब्स होती हैं, रेड कॉलर जॉब्स के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर, जिसको कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जाना जाता है, इसमें जो जॉब्स आती हैं दोज आर ब्लू कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर। फिर आता है हमारा एक टर्शरी सेक्टर।
टर्शरी सेक्टर मेनली ये सर्विसेज सेक्टर कहलाता है, जो हमारी सर्विसेज वगैरह, जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ तो वह सर्विस के अंदर आएगी। इनको हम वाइट कॉलर जॉब्स के नाम से बोलते हैं। और गोल्ड कॉलर जॉब्स क्या होती हैं? तो इन्हीं गोल्ड कॉलर जॉब्स की अगर बात करें तो इन्हीं जो टर्शरी सेक्टर है इसी के अंदर दो और सेक्टर आते हैं, क्वाटरनरी और क्वीनरी। जो क्वाटरनरी सेक्टर है, अगर मैं बात करूं क्वाटरनरी, या तो चलो यहीं पर लिख देते हैं क्वाटरनरी, इसमें क्या क्या आती हैं? इसमें जो हाई नॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, या फिर सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट, या फिर सीनियर कोई ऐसा हेड हो गया किसी कंपनी में, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फिर अगर कोई काम कर रहा है तो क्वाटरनरी। और क्वीनरी सेक्टर की जो जॉब्स हैं वो गोल्ड कॉलर जॉब्स कहलाती हैं। क्वीनरी और क्वाटरनरी दोनों ही टर्शरी के अंदर आती हैं। क्वीनरी वो होती हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, ठीक है, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ चेक करी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियंस हो गए, या फिर जो सीनियर, यहाँ पे जो मैंने आपको सीनियर किसी कंपनी में सीनियर उसमें बिजनेस एनालिस्ट पोजीशन पे है, तो वो क्वाटरनरी नहीं, एक्चुअल में क्वीनरी उसमें आएगा। क्वाटरनरी में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर बहुत ही नॉलेजेबल अगर कोई काम कर रहा है जहाँ पे बहुत नॉलेज की आवश्यकता है तो उसको क्वाटरनरी के अंदर रखेंगे। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है जो डायरेक्टली नेचर से इन्वॉल्व है, जैसे फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, ये सारे एग्रीकल्चर हो गए, सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं बिकॉज डायरेक्टली नेचर में इन्वॉल्व है। फिर जो सेक्टर इसकी प्रोसेसिंग करता है, ये जो हमें प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल मिला, जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट बनाने के लिए जो व्हीट मिला, तो वो बिस्किट की जो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग है वो सेकेंडरी सेक्टर में होगी, और देन उसका जो मान लेते हैं एडवर्टीजमेंट वगैरह वो टर्शरी सेक्टर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो गलत हो गया, तो ये वाला हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल आर मेनली फाउंड इन द रूरल एरियाज। अगेन रिवर्स कर दिया इसने दोनों स्टेटमेंट को। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड तो हमें अर्बन एरिया से मिलते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ शिक्षा ले रखी है, लेकिन वो शिक्षा या फिर एजुकेशन इतनी नहीं है कि उन्हें कहीं पर रोजगार मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ये हमें अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलता है, तो ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ओनली सी। हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज डिजायरेबल फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन दी रूरल इकॉनमी। अच्छा, एक क्वेश्चन आप का आंसर बताइए, इन तीनों में से स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में किस्म की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़ीरो होती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किस में ज़ीरो होगी आपकी? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाइंस ज्वाइनिंग लोकेटेड एट इक्वल ट्रैवल टाइम फ्रॉम अ कॉमन सेंटर आर कॉल्ड। एक उभयनिष्ठ केंद्र के समान यात्रा समय पर स्थित रेखाओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोहेलाइंस, आइसोक्रोन्स, आइसोबार या फिर आइसोब्रंट। यहाँ पे अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ आप आगे बढ़िए। आइसो का मतलब होता है सेम, हेलाइन, हेलाइन जहाँ पे भी दिख जाए इसका मतलब होता है सैलिनिटी। सैलिनिटी इसका मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ हेलोक्लाइन क्या होता है, तो हेलोक्लाइन वो एक समुद्र में लाइन होती है जिसके बियॉन्ड आप जाओगे तो सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ओशन बेड है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं हेलोक्लाइन है, तो ये वो लाइन होगी जहाँ पे जाओगे तो आप सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ सैलिनिटी थी और उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जिस लाइन के बियॉन्ड, तो उसको हेलोक्लाइन बोलते हैं। इसी तरह एक हमारी लाइन होती है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, वो लाइन होती है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही डिक्रीज़ हो जाता है। सैलिनिटी इंक्रीज़ होगी नीचे जाने पे और टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है, इंसोलेशन मिल रहा है, तो पानी गर्म होगा, नीचे और ठंडा होगा, और एकदम से एक ऐसा पॉइंट लाइन आएगी जहाँ बहुत ही ठंडा हो जाएगा एकदम से, दैट विल बी कॉल्ड एज थर्मोक्लाइन। सैलिनिटी नीचे जाने पे ज़्यादा होगी बिकॉज जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो नीचे ड्यू टू हायर डेंसिटी वो सेटल डाउन कर जाएंगे, तो नीचे आपके बढ़ने पे सैलिनिटी एकदम से इंक्रीज़ करेगी, हेलोक्लाइन। आइसो बार की अगर बात करें, बार मतलब प्रेशर, तो यानी कि लाइंस कनेक्टिंग दी पॉइंट्स हैविंग द सेम प्रेशर हो जाएगा। अब इससे मुझे याद आ रहा है जियोस्ट्रोफिक विंड्स के बारे में। अगर आपसे पूछ ले कि जियोस्ट्रोफिक विंड्स क्या होती हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। ये वो विंड्स होती हैं दैट ब्लो पैरेलल टू आइसोबार, दैट ब्लो पैरेलल टू आइसोबार्स। अब ये कैसे होता है? देखो, आपको पता है कि जो विंड ब्लो करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में करती है। आइसोबार वो लाइन है जो पॉइंट को कनेक्ट कर रही है जिनका सेम प्रेशर है, जिनका सेम प्रेशर है, इस तरह से, है ना, सेम प्रेशर है। प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है रिलेटिव, ठीक है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर है, ऐसे विंड ब्लो करेगी, ऐसे ब्लो करेगी। लेकिन होता क्या है, जब हम ऊपर जाते हैं थोड़ा सा पोल्स के पास में या फिर मिड लैटिट्यूडनल एरियाज में, मिड लैटिट्यूड जब बोलता हूँ तो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच के जो लैटिट्यूड हैं फिर रफली आप 30-40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड मान सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये मान लो मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, ये हमारी विंड है, हाई से लो ब्लो कर रही है। अब होगा क्या, आपको पता है कि जो कॉरियोलिस फोर्स होता है वो पोल्स पे जाने पे बहुत बढ़ जाता है। कौन? कॉरियोलिस फोर्स।
इक्वेटर पे ज़ीरो होता है, पोल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों जनरेट होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ कैसे जनरेट होता है। और ये चीज़ों को नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है कॉरियोलिस फोर्स, और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ की ओर डिफ्लेक्ट करता है। तो ये इसको राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा कि ये जो आइसो बार बनी है, जो लाइन बनी है, इसके पैरेलल ब्लो करने लगेगा। इस विंड को जियोस्ट्रोफिक विंड बोला जाता है। दो खत्म हो गए हमारे। अब बचता क्या है? दो ऑप्शन और बचते हैं। तो जो आइसोब्रंट है ना, यहाँ पे आइसोब्रंट होता है जो सेम जहाँ पे थंडर स्टॉर्म आता है, उनको अगर पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं आइसोब्रंट। ठीक है, थंडर स्टॉर्म अगर जहाँ पे आ रहे हैं, सेम थंडर स्टॉर्म की इंटेंसिटी आ रही है, उसको आइसोब्रंट बोलते हैं। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आइसोक्रोन्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द बैलाडीला रेंज ऑफ छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। जो बैलाडीला रेंज है छत्तीसगढ़ की, वो किस मिनरल के लिए फेमस है? बॉक्साइट, कोल, कॉपर या फिर आयरन ओर? बॉक्साइट की अगर बात करें किसकी ओर है? एल्यूमिनियम की ओर है। ठीक, एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एका एल्यूमिनियम याद आना चाहिए आपको। एका एल्यूमिनियम से याद आना चाहिए कि क्या है? गैलियम है ये। ठीक है, गैलियम, जिसका कि एटॉमिक मास कितना है? 69.7 है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और ये बॉक्साइट जो सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है? हमारा उड़ीसा है। ठीक है, तो उड़ीसा में ही यूजुअली हमें इसकी देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ इसमें, जैसे आपकी हो गई एक पंचपट माली डिपॉजिट्स। ठीक है, पंचपट माली डिपॉजिट्स, ये उड़ीसा में कोरापुट जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, कोल, ये भी नहीं होगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। कोल भी हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी जो निट्टो सीरीज़, जो निट्टो लेक्चर किया था लास्ट वाला, उसमें देखा था। जैसे कि पहली बात तो जो कोल हमें दो तरह की कोल फील्ड्स में देखने को मिलता है। एक तो गोंडवाना कोल फील्ड्स एंड द अदर आर टर्शरी कोल फील्ड्स। कोल इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक गोल्ड। इंडिया इसका सेकंड मोस्ट टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर द चाइना। और कोल हमारा 4 टाइप का होता है। अगर हम क्वालिटी की अगर बात करें तो एक तो होता है एंथ्रासाइट, बाइटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये हमने ऑर्डर में लगाया है कार्बन का परसेंटेज के बेसिस पे। कार्बन का कंटेंट जितना ज़्यादा होगा कोल उतना अच्छा होगा, मॉइस्चर जितना कम होगा और सल्फर कंटेंट जितना कम होगा कोल उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड में अगर बात करें तो जो भी हमारे झारखंड और ये सब वेस्ट बंगाल वगैरह में, जैसे झारखंड में रामगढ़, देवगढ़ ये पड़ा था, वेस्ट बंगाल में रानीगंज पड़ा था, उड़ीसा में झारसुगुड़ा पड़ा था, ये सारी हमारी कोल की साइट है जिसके रिगार्डिंग हम काफ़ी सारी स्टडी कर चुके हैं। टर्शरी जो हमें कोल देखने को मिलता है, जैसे नामचिक, नामफूक अरुणाचल में, याद करो नामचिक नामफूक नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, और जम्मू एंड कश्मीर में। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर की आपकी कॉपर की अगर फील्ड हो जाएंगे आपकी खेतरी, राजस्थान में है ये। ठीक है, खेतरी इन राजस्थान, सिंघभम झारखंड। ठीक है, मलजखंड मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सारे आपके कॉपर के जो साइट्स हैं वो हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। जो बैलाडीला रेंज है वो आपकी आयरन ओर के लिए फेमस है। 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? एनसाइक्लोस्टोमा पिनवॉर्म, एस्कैरियस राउंडवॉर्म, टीनिया टेपवॉर्म, वुशेरिया फाइलेरियल वॉर्म। तो वुशेरिया एक तरह का फाइलेरियल वॉर्म है, बिल्कुल सही है, जो फाइलेरिया कॉज करता है। फाइलेरिया जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक हाथी जैसा, मतलब ऐसा कुछ उसका हिंदी में नाम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उसमें मतलब आपको पैर बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, बहुत मोटा हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फाइलेरियल वॉर्म, वो एक वुशेरिया है। टेप वॉर्म की अगर बात करें, या फिर जो टीनिया है वो एक तरह का टेप वॉर्म है। टीनिया एक तरह का टेप वॉर्म है। एस्कैरियस एक तरह का राउंड वॉर्म है। बट एनसाइक्लोस्टोमा ये आपका एक पिन वॉर्म नहीं, बल्कि अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका आता है राउंड वॉर्म या फिर निमैटोड की कैटेगरी में। अब ये भी मैंने क्यों बोला, बिकॉज फाइलेरियल वॉर्म वुशेरिया ये भी आपका एक निमैटोड है। ठीक है, राउंड वॉर्म तो है ही ये निमैटोड, और ये जो आप देख पा रहे हो एनसाइक्लोस्टोमा ये भी निमैटोड है। निमैटोड से आप क्या रिकॉल कर सकते हैं कि ये जो होते हैं इनको हम एस्चेलमेंथिस के नाम से भी जानते हैं। बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है एस्चेलमेंथिस, और इनका माउथ और एनस सेम होता है, यानी एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेम होता है। ये आपके फाइलेरियल कॉजिंग वॉर्म्स होते हैं, जो फाइलेरिया और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कीड़े बैठ जाते हैं छिपके, वो जिनको पेट के कीड़े बोलते हैं, वो निमैटोड ही होते हैं। टेप वॉर्म क्या है? टेप वॉर्म एक तरह का प्लैटी हेलमिंथिस है। प्लैटी हेलमिंथिस से क्या याद आना चाहिए, जो प्लैटी हेलमिंथिस है उसकी एक फ्लैट यानी प्लेटी हुई बॉडी होती है, लैटी। ठीक है, फ्लैट बॉडी होती है, ये ध्यान रखना आपको, फ्लैट बॉडी होती है। और प्लैटी हेलमिंथिस में आपके आते हैं प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक। प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक ये होता है आपका पैरासिटिक, ये होता है आपका पैरासिटिक, और ये होता है आपका फ्री लिविंग।
फ्री लिविंग। प्लेनेरिया में किस तरह का रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? रीजेनरेशन होता है। ठीक है, अच्छा आप कमेंट में ये बताइए स्पाइरोगैरा में कौन सा फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? और जो स्पाइरोगैरा है पता होना चाहिए ये ग्रीन एल्गे की फैमिली से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? निम्नलिखित में से कौन सा धन का कार्य नहीं है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, मेजर ऑफ वैल्यू या फिर प्रॉब्लम इन स्टोरेज। नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया बाद में पेमेंट करेंगे, आस्थगित भुगतान का मानक। ठीक है, डिफर्ड पेमेंट मतलब जो बाद में पेमेंट की जाती हैं। मेजर ऑफ वैल्यू है, बिल्कुल वैल्यू का मेजर है। ठीक है, अब किसी में अगर 10 रुपये लिखा है तो उसकी वैल्यू अलग होगी, किसी में 2000 लिखा है तो उसकी अलग वैल्यू होगी। प्रॉब्लम इन स्टोरेज, यहाँ पे अगर आप सिंपल ऑड वन आउट भी लगाएंगे तो भी आप आराम से कर सकते हैं। मनी से याद आना चाहिए वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। मनी से याद आना चाहिए मनी इल्यूजन के कॉन्सेप्ट के बारे में, और ये किसने मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट दिया था? तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी ये है कि भाई कितने हैंड्स को एक्सचेंज कर रही है वो मनी। जैसे कि 10 रुपये का एक नोट है, मान लेते हैं सिक्का है, तो कितने हैंड्स एक्सचेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। और मनी इल्यूजन का जो कॉन्सेप्ट दिया था इरविंग फ्रेशर ने दिया था, इरविंग एक सेकेंड फिशर। ठीक है, फिशर कब दिया था? 1928 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6th, द फोक डांस ऑफ कुम्मी इज परफॉर्म बाय द विमेन ऑफ विच इंडियन स्टेट? कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? राजस्थान, तमिलनाडु, एमपी या फिर झारखंड? कुम्मी, कुम्मी है आपका तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा। कुम्मी ये पोंगल के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। एक सीजीएल में आपका क्वेश्चन पूछा गया पोंगल का मतलब क्या होता है? पोंगल का मतलब होता है टू बॉयल, इसी बार के जो सीजीएल एग्जाम में पूछा गया। अच्छा, अट्टुकल पोंगल कहाँ का फेस्टिवल? अट्टुकल पोंगल अगर पूछ ले तो हमने, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था वासु पूरन बोथ आर एट पेन। वासु एंड पूरन बोथ आर एट पेन बिकॉज दे लॉस्ट बोट रेस इन दी मकर संक्रांति। तो वासु से हमने देखा था विशु जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है केरल का। पूरन से थ्रिसुर पूरम हमने देखा था। बोथ आर एट, आर से था हमारा अरट्टू फेस्टिवल, एट से था अट्टुकल पोंगल। तो ये कहाँ का है? केरल का फेस्टिवल है। ऑन से ओनम था। ठीक है, ओनम केरल का हो जाएगा। बोट रेस से वल्लमकल्ली बोट रेस था। ठीक है, तो ये सारे हमारे फेस्टिवल्स थे केरल के। तमिलनाडु का है कुम्मी। तमिलनाडु के अगर हम और डांसेस की बात करें और मतलब फेस्टिवल्स की बात करें, जो मैंने अगर ट्रिक बताई है जिन लोगों को नहीं पता है कि वासुपुरन बोथ आर एट पेन एंड दे बिकॉज दे लॉस्ट बोट रेस एट मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति से था मकर विलाकू फेस्टिवल। तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैंने उसमें ट्रिक बना रखी है। ठीक है, तो वाईटी शॉर्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें शॉर्ट वाला जो सेक्शन आता है। और उसमें मैंने काफ़ी सारे जो स्टैटिक जीके का मेरा टारगेट ये है कि बिफोर द मेंस और टिल दी सीपीओ एग्जाम तक आप लोगों का स्टेनो एग्जाम तक और बिफोर द मेंस ये मैं काफ़ी सारे आपके टॉपिक्स सिर्फ वाईटी शॉर्ट्स के थ्रू ही आपके करवा दूँ। ठीक है, तो आप उसमें भी रेगुलर रहें और जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ तो उसको कहीं नोट करते रहें ताकि आपको बाद में रिवीजन में वो हेल्प मिले। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अभी। तमिलनाडु के कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए? तो एक तो बैम्बर डांस होता है। ठीक है, बैम्बर ये डांस है। ठीक है, फेस्टिवल नहीं है। एक है आपका देवरट्टम। ठीक है, देवरट्टम फेस्टिवल। एक है आपका कजाई कोतू। ठीक है, कजाई कोतू। और एक यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा ओट्टम थुलाल, ये कहाँ का है? ओट्टम, क्योंकि एक है होता है ओट्टन कूथू, वो तमिलनाडु का, लेकिन ओट्टम थुलाल याद रखना ये है आपका केरल का। जिस तरह पोंगल तो तमिलनाडु का है, अट्टुकल पोंगल केरल का है, उसी तरह ओट्टन कूथू तो तमिलनाडु का बट ओट्टम थुलाल केरल का है। क्लियर है बात? चलो यहाँ पे मैं कुछ और लिखता हूँ, यहाँ पे जरा बताइएगा। थांगटा कहाँ का है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रंगमा कहाँ का है? रंगमा और बैम्बू डांस। सिंगी छाम। ठीक है, सिंघी छाम ये कहाँ का है? तो अगर बात करें थांगटा, ये एक मार्शल डांस है मणिपुर का। ठीक है, रंगमा और बैम्बू की अगर बात करें ये नागालैंड का है। और सिंगी छाम की अगर बात करें तो ये आपका सिक्किम का है। ठीक है, ये और एक तरह का ये डांस है, मास्क डांस है ये। ठीक है, इट इज़ अ मास्क डांस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ग्रीन हाउस गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर? कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर वेपर? अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? वो गैसेज होती हैं जो शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट होती हैं बट लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए ओपेक होती हैं। इसी की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो वार्म होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जहाँ पे एक
पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है ड्यू टू सर्टेन नेचर ऑफ दोज एटमॉस्फेयर। जैसे ग्रीन हाउस गैस क्या इनका क्या नेचर है, शॉर्ट वेव रेडिएशन जो हमारी आती है, इंसोलेशन होता है ये, जो हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है। मैंने आपको पढ़ाया था ट्रोपोस्फियर में कि क्यों ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, जिसको कि हम लैप्स रेट बोलते हैं। कितना घटता है, 165 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस घटता है, फिर 1 किलोमीटर के लिए 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है। तो वो इंसोलेशन शॉर्ट वेव के फॉर्म में होता है। लॉन्ग वेव के फॉर्म में होता है आपका जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, जो यहाँ से टकरा के वापस जाता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और जल्दी से रिकॉल करिए, हमारे ट्रोपोस्फियर की एवरेज थिकनेस कितनी थी, 13 किलोमीटर थी। पोल्स पे ज़्यादा कम थी 8 किलोमीटर, इक्वेटर पे ज़्यादा थी और तकरीबन 18 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ रहा था ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। थर्मोस्फियर जो मेसोस्फियर है, जहाँ पे मेटेओराइट्स आपके खत्म होते हैं, वो सबसे कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे अबंडेंट कौन सी है, तो अबंडेंट है सबसे ज़्यादा वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड से आपको क्या याद आना चाहिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है एटमॉस्फेयर में। पहली बात तो ये 0.04% है एटमॉस्फेयर में। और जब हम इनहेल करते हैं, हमने प्रीवियस में क्वेश्चन देखा था कि इनहेल और एक्सहेल के टाइम पे क्वेश्चन ये पूछा था कि जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उसमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो जब इनहेल करते हैं तो O2 कितना लेंगे, 21%, CO2 कितना लेंगे, 0.04%। एक्चुअल में एग्जैक्टली टू बी वेरी प्रिसाइज ये 0.036% होता है। तो इतना लेंगे क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर से इनहेल कर रहे हैं ना, तो एटमॉस्फेयर का जो कॉम्पोजिशन होगा गैसेस का वही तो इनहेल करेंगे। तो O2 21% लेंगे, CO2 0.04%। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पहले से याद है। एक्सहेल में आप याद रखिएगा कि जो आपकी O2 निकलती है वो 4.4% निकलती है, सॉरी CO2 आपकी 4.4% निकलती है और O2 इससे ज़्यादा निकलती है और वो है 16.4%, ठीक है। ये एक्सहेल के टाइम पे होता है। और एक्सहेल के टाइम पे हमने इनहेल एक्सहेल के टाइम पे ये देखा था कि जब इनहेल करते हैं तो जो रिब केज होता है, ठीक है, इनहेल के टाइम पे क्या होता है, जो रिब्स होती हैं हमारे, फिर रिब केज जो जिसने कि हमारे जो लंग्स है उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, इनहेल के टाइम पे वो ऊपर उठता है और जो डायफ्रैगम होता है वो नीचे जाता है। और इसका उल्टा एक्सहेल के टाइम पे होता है। लंग्स से याद आना चाहिए आपको कि लंग्स में एक कवरिंग होती है प्लूरा नामक, जिसको मेरे प्रोटेक्ट कर रही है। लंग्स में हमारे एल्विलाई होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। लंग्स से हार्ट को हमारी जो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज एंड वेन्स, उनको हम पल्मोनरी शब्द से दर्शाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी हमारी वो होती हैं जो, वैसे तो आर्टरी जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड कैरी करके ले जाती हैं, बट पल्मोनरी वाली जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। कहाँ से, वो लेके आती है हार्ट से, हार्ट से लंग्स। और अगर हम बात करें पल्मोनरी वेन की, ठीक है, इसको फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा बोलते हैं, ठीक है, ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम दी लंग्स टू दी हार्ट, क्योंकि अब लंग्स से उसने क्या कर दिया है, लंग्स से उसको वो कर दिया। बाकी अगर हम इन जनरल देखें, जो आर्टरी होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीकृत ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी। और वेन इसका उल्टा करती हैं। वेन क्या करती हैं, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स टू दी हार्ट। लार्जेस्ट आर्टरी की अगर बात करें, लार्जेस्ट तो ये होती है आपकी ऑर्टा, और लार्जेस्ट वेन की अगर बात करें तो ये होती है आपकी वेना कावा, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं आर्टरी और वेन के आगे अगर मैं रीनल शब्द लगा दूंगा तो वो किडनी से रिलेटेड हो जाएंगे, ध्यान रखना। किडनी से याद आना चाहिए कि इसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। न्यूरॉन किसकी होती है, हमारे पूरे जो न्यूरो सर्किट होता है, दैट इज़ ब्रेन की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको न्यूरॉन बोलते हैं, किडनी वाली को नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये होता है आपका ग्लोमेरुलस, और ये होता है हमारा बोमैंस कैप्सूल। क्या होता है, बोमैंस कैप्सूल। और ये एक तरह से प्योरीफिकेशन, हमारा जो ये जो एक्सक्रीटा होता है ब्लड में उसको निकालने का काम करता है, प्योरीफाई नहीं करता है, ध्यान रखना। किडनी ब्लड को प्योरीफाई नहीं करती है, प्योरीफाई करने का काम तो लंग्स करते हैं। ये सिर्फ वेस्ट को निकाल रहा है। प्योरीफाई तो वो बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी गई हो, और वो काम करता है हमारा लंग्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इज़ दैट क्लियर। मेथेन से याद आना चाहिए किसको, मार्श गैस के नाम से जानते हैं। मार्श गैस ये हमें देखने को मिलती है यूरेनस में, जिसकी वजह से यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। बायोमास से जो गैस बनती है, बायोमास
सॉरी बायोमास से जो गैस बनती है बायोगैस, उसमें सबसे प्रमुख घटक होता है, सबसे मेजर कॉम्पोजिशन मीथेन का होता है। बायोगैस हमारी एक रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है उसको लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड से याद आना चाहिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में, NO2, जिसके ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन पे। डिकम्पोजिशन किस तरह की रिएक्शन होती है, ये एक आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जहाँ पे हीट की आवश्यकता पड़ती है। कंबशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोनों के नाम सी से स्टार्ट हो रहे हैं, वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती हैं, हीट निकलती है, ऊष्माक्षेपी होती हैं और ऊष्माशोषी होती हैं। सॉरी, अगर हिंदी में अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो ऊष्माशोषी उसको बोलते हैं, ऊष्माशोषी बोलते हैं एक्सोथर्मिक को, ठीक है। और एक्सोथर्मिक हमारी जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन वो भी हमारी एक्सोथर्मिक ही होती है, बिकॉज उसमें भी हीट निकलती है। ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। 8, इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड द कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन विच ईयर। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया, 1982, 60, 72 या फिर 91। कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, अब यहाँ पे ईयर 1952 तो है नहीं, आंसर होगा 1972। ईयर 1951 के टाइम पे, 1951-52 के टाइम पे, या 52 ही कर लो, 1952 में इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री in the world to introduce a national family planning program, to introduce a national family planning program, ठीक। बट कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे हमने 1972 में लेके आए। 1952 से याद आना चाहिए कि 1951 में हमने एशियन गेम्स को होस्ट किया, 1982 में भी हमने एशियन गेम्स को होस्ट किया। सबसे ज़्यादा बार एशियन गेम्स को किसने होस्ट किया, थाईलैंड ने किया। 3 बार किसने किया, साउथ कोरिया ने किया। उसको साइड करते हैं, बैक टू दिस। और हाँ चलो वो चीज़ अभी आगे देख लेंगे कि इस बार यहाँ वाला कहाँ पे हो रहा है, 2023 वाला, इस साल वाला हांगझाऊ चाइना में हो रहा है एशियन गेम। 2026 वाला कहाँ पे होगा, एची नगोया जापान में होगा। लेकिन कमिंग ऑन टू दिस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो ये हमने इंट्रोड्यूस किया, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री। अब हम इसी टर्म में अगर देखें तो 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी मतलब नहीं थी, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा एकदम पॉपुलेशन में जंप देखने को मिला, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट हमें कब, कौन से ईयर में देखने को मिली, हाईएस्ट नॉट ईयर, कौन से डेकेड में हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट ये देखने को मिली 1971 से लेके 81 के बीच में। जो प्रेजेंट यानी 2001 से लेके जो 2011 जो लेटेस्ट सेंसस हुआ था उसमें डेकेडल ग्रोथ रेट कितनी देखने को मिली, 17.7%। हाईएस्ट किस स्टेट की थी और लोवेस्ट किस स्टेट की थी वही पता होना चाहिए। हाईएस्ट थी मेघालय की, लोवेस्ट किसकी थी, लोवेस्ट थी आपकी नागालैंड की, नागालैंड की लोवेस्ट थी, यहाँ तक कि इसका नेगेटिव ग्रोथ रेट था, नेगेटिव 0.5% था इसका नेगेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हम 1921 को बोलते हैं। 1982 में अगर बात करें क्या इस्टेब्लिश हुआ था, नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को, बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। आरआरबी को ये सुपरवाइज करते हैं। 1991 से याद आना चाहिए कि लाइसेंस राज खत्म हुआ था, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, एनुअल प्लान चले थे हमारे इस साल, और क्या रिकॉल कर सकते हैं, बस आगे बढ़ते हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी जोन ऑफ द अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो मिशन है विच वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2015, उसका क्या प्रायोरिटी जोन है। प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, वाटर सप्लाई फॉलोड बाय सेवरेज, हेल्थ केयर ऑफ अर्बन ड्वेलर्स, या फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जनरेशन। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अटल मिशन फॉर रिजुविनेट करना है और अर्बन पूरा का ट्रांसफॉर्म करना है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन करना है। कहीं से आपको एजुकेशन ऐसा सेंस आ रहा है कि एजुकेशन के से संबंधित है, कुछ नहीं। हेल्थ केयर से मतलब मैंने आपको निट्टू में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यही चीज़ सिखाई थी कि जो बहुत ही स्पेसिफिक कर देता है ना वो यूजुअली गलत होता है, बहुत ही स्पेसिफिक। जैसे कि हमने एक देखा था जहाँ पे पिग डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, लाइफ स्टॉक सब मिशन देखा था ना, किसमें से लाइफ स्टॉक मिशन का कौन सा सब मिशन नहीं है, तो उसमें था पिग डेवलपमेंट इन नॉर्थ वेस्ट रीजन, बहुत ही स्पेसिफिक कर दिया था पिग और ऊपर से नॉर्थ वेस्ट, तो इस वजह से वो गलत था। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन स्पेसिफिक हो गया, यहाँ पे हेल्थ केयर स्पेसिफिक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, यहाँ पे वाटर सप्लाई फॉलोड बाई सिवरेज, यही मेन प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर हम देखें अर्बन वगैरह में, ठीक है इसको भी आप बोल सकते हैं कि हाँ देखो वाटर भी तो है यहाँ पे स्पेसिफिक, ठीक है आप बोल सकते हैं, बट यूजुअली अगर हम देखें तो अर्बन में क्या दिक्कतें होती हैं, अगर हमें अर्बन का ट्रांसफॉर्म करना है तो यही वाटर सप्लाई और सीवरेज की दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो उससे आप गेस कर सकते थे, बाकी कर तो आप वैसे भी ना पाते अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको नहीं आता ही है, ठीक है,
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप सोच सकते थे, है ना। तो अमृत मिशन 2015 में लॉन्च हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी मैंने एक पूरा PDF शेयर कर दिया है जहाँ पे कौन कौन जो भी आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम है तो ईयर 2014, 15 और 16 में लॉन्च करी गई हैं वो, क्योंकि ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं 2014-15 में लॉन्च करी गई हैं जब मोदी गवर्नमेंट आई थी। तो वो स्कीम्स के रिगार्डिंग PDF मैंने परमार SSC टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, इस वजह से मैं सारी वहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। अब वहाँ से PDF से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु डिस्क्राइब्ड प्रीएम्बल एज ए पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया। प्रीएम्बल से क्या याद आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन याद आना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली मीटिंग होती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उसके कुछ ही दिनों बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव को हमारे लाते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू, ये लेके आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। इसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। 22 जैन 1947 को इसको हम, सॉरी ठीक है, यहीं पे लिख लो, एक सेकेंड रुको जरा, ठीक है। 22 जैन 1947 को इसको हम कर लेते हैं अडॉप्ट। अच्छा 1947 से मुझे याद आ रहा है कि ये याद रखना है कि 22 जुलाई 1947 को हमने अपना नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, और 29 अगस्त 1947 को पहली सिटिंग हुई थी ड्राफ्टिंग कमेटी की। पहली सिटिंग ड्राफ्टिंग कमेटी मसौदा समिति की 29 अगस्त को हुई थी। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया 22 जुलाई को। 22 जनवरी 1947 को हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। मैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज वही फिर आगे आपका जाके बनता है प्रीएम्बल, प्रस्तावना, जो कि है एक्चुअल हमारा समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान की एक पूरा समरी है, और ये जो प्रीएम्बल बना था इट वॉज कंपाइल्ड आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा पूरा आफ्टर दी कंपाइलेशन ऑफ एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब पूरा हमारा देश का संविधान बन के तैयार हो गया था उसके बाद प्रीएम्बल को बनाया गया। प्रीएम्बल समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा इसको ID कार्ड भी बोला जाता है। ID कार्ड हमारा बोला था NA पालखीवाला ने। KM मुंशी जी ने इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था कि अगर आप इसको देखोगे तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दिख जाएगा। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर बात करें प्रीएम्बल के रिगार्डिंग और कुछ चीज़ों की, तो प्रीएम्बल जो है आपका, इसमें कुछ जो क्वेश्चन पूछता है वो ये है कि क्या ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं है, इसको क्या अमेंड किया गया, कितनी बार किया गया। तो वो पहली बात तो प्रीएम्बल आपको पता होना चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये ऑर्डर में याद होना चाहिए। सॉवरेन, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये ऑर्डर में पूछ लेता है और इनका मतलब पूछ लेता है। सॉवरेन का मतलब है वी आर फ्री और वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक आवर ओन डिसीजंस, हम किसी पे निर्भर नहीं हैं। सोशलिस्ट का मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी है। अभी हम धीरे धीरे मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुके हैं, बट सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट का मेजर शेयर होल्डिंग होता है हर जगह, और गवर्नमेंट का ही मेजर इकोनॉमिक में से होता है। लेकिन आपको पता है धीरे धीरे इंडिया अब मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे पूरी तरह से प्राइवेट प्लेयर्स को छूट होती है और कोई रेगुलेशन नहीं होता बाय द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल USA। सोशलिस्ट जैसे ही आपका रशिया हो गया, आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, जहाँ पे पूरी तरह से गवर्नमेंट का ही है। नॉर्थ कोरिया इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पूरी तरह से गवर्नमेंट ही खेल रही है। हमारी इंडिया की अगर बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी है। सेकुलर की अगर बात करें तो हमने सभी धर्मों को मान्यता दे रखी है, अनलाइक कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान जिन्होंने सिर्फ एक धर्म को मान्यता दे रखी है, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। तो वी आर दी सेकुलर कंट्री, और हमारा जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। दैट मीन कि हम सारे धर्मों को मान्यता देते हैं और उसमें हमारी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सेकुलरिज्म। नेगेटिव होता है जैसे फ्रांस जैसी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में खासकर देखने को मिलता है, जहाँ पे गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती है। डेमोक्रेटिक की अगर बात करें, डेमोक्रेसी का मतलब है जो जैसे कि अब्राहम लिंकन जी ने डिफाइन किया था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी लोगों वाली सरकार है, लोगों के लिए सरकार है, लोगों द्वारा सरकार है। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, फिर हेड ऑफ द कंट्री होता है, वो इलेक्टेड होता है। वो इलेक्टेड आपका डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। जैसे USA में डायरेक्टली इलेक्टेड हेड है प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट है, लेकिन वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। हम लोग उसको नहीं इलेक्ट करते हैं, बल्कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उसको इलेक्ट करते हैं। रिपब्लिक आपका UK नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हेरिडेटरी हेड है, इसलिए, ठीक है। तो ये इसके मतलब होते हैं, और ये जो सारी चीज़ें ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताती हैं। फिर जो हमारी चीज़ें आती हैं जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, ठीक है,
जस्टिस, ये सब जो होती हैं हमारी जस्टिस, ये होते हैं हमारे, ये कहलाते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इनको हम बोलते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। लिबर्टी 5 तरह की दी हुई है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी 2 तरह की हुई है, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। फ्रैटर्निटी 1 तरह की फ्रैटर्निटी। जस्टिस 3 तरह की है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी के कॉन्सेप्ट्स को फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है या फिर फ्रांस से लिया है। जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अर्स्टवाइल जो यूएसएसआर हुआ करता था, जो प्रेजेंट डे रशिया है, वहाँ से लिया है। फिर हमें जो प्रियम्बल है वो डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बताता है कि जो हमारी डेट ऑफ एडॉप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्या है, वो है 26 नवंबर 1949। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे प्रियम्बल में ये क्वेश्चन आया कि प्रियम्बल क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं है। तो बेरूबारी यूनियन केस हुआ था, बेरूबारी यूनियन केस, इसमें 1960 में जो हुआ था, प्रियम्बल वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। बट जैसा कि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट या अपनी जो रूलिंग्स है उनको चेंज कर सकता है, उसको इतना पावर है कि अच्छा ये बताइए कौन सा आर्टिकल इसको पावर देता है कि अपनी ही कही गई बातों को चेंज कर सकता है, बट विद अ हायर जजेस बेंच केस। तो केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973 में उसने क्या बोला कि नहीं, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड, और इसको अमेंड किया जा सकता है। फिर इसमें एक अमेंडमेंट हुआ एंड दैट अमेंडमेंट वाज 42nd अमेंडमेंट, जिसने कि 3 वर्ड को जोड़ा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। सॉवरेन पहले ही सही था, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा वर्ड वाज नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वाज नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसको अमेंडमेंट से, इनमें से किसको अमेंडमेंट से जोड़ा गया, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, इन 3 वर्ड को जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जिसने कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया था इन पार्ट 4A अंडर आर्टिकल 51A। प्रियम्बल्स इसके बियॉन्ड कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। अंबेडकर जी की बात करें तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला था, किसको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला था डीपीएसपी को, जो कि हमारे विच सीक टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी लोक हितकारी राज्य की बनाने की क्या बात करते हैं, हमारे डीपीएसपी बात करते हैं। और एक चीज़ की प्रियम्बल इज़ नॉन जस्टिसेबल, ये आपको पता होगा, सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट्स ही जस्टिसेबल होते हैं, बाकी सब कोई नॉन जस्टिसेबल होता है। डैश इज़ अ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला C6H5 का होल ट्वाइस CO। मेथ कैथिनोन, बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन या फिर प्रोपायोफिनोन, क्या इसका सही आंसर होगा। 2 फिनाइल्स लगे हुए हैं ऐसे करके, आप ये कुछ स्ट्रक्चर इसका इमेजिन कर सकते हो, इस तरह से ये होगा। ये बेंजीन हो गया हमारा, ठीक है, ये COO कीटो ग्रुप है ये, ठीक है। अब कीटो जो है, जो सफिक्स है वो तो सब में लगा हुआ, ओन सब में लगा हुआ, तो उससे तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आंसर होगा इसका बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, ठीक है, बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन तब होता जब ये स्ट्रक्चर होता, एसिटोफिनोन तब होता जब ये आपका ये स्ट्रक्चर होता। ये बेंजोफिनोन है। बेंजोफिनोन से याद आना चाहिए, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था और सीजल में पूछा भी गया इस बार। सोडियम बेंजोएट को हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, जैसे जैम्स वगैरह हो गए आपके, ठीक है। पिकल्स में हम एसिटिक एसिड विनेगर का यूज़ करते हैं। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एक कंपाउंड का नाम दैट इज़ सल्फाइड। सल्फाइड क्या करता है, सल्फाइड करता है टू स्लो ब्राउनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो ब्राउनिंग और जो डिसकलरेशन होने लगता है चीज़ों का, उसको प्रिजर्व करने के लिए वी यूज़ सल्फाइड एज अ प्रिजर्वेटिव, एज अ प्रिजर्वेटिव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 12th। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ बाई कैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यू नो दैट कि हमारा बाई कैमरल का मतलब है द्विसदनीय है, द्विसदनीय है। और ये हमने कहाँ से लिया, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। यूके से हमने और क्या लिया, सिंगल सिटीजनशिप बोरो किया, एकल नागरिकता बोरो किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोरो किया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बोरो किए हैं, प्रेरोगेटिव रिट बोरो किए हैं, रूल ऑफ लॉ बोरो किया है। ये सारी चीज़ें हमने यूके से बोरो की। तो उसमें एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी है, जहाँ पे एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है। लोअर हाउस हमारे यहाँ लोकसभा है, अपर हाउस हमारे यहाँ राज्यसभा है, और सबसे टॉप पे बैठता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बिकॉज नो बिल कैन बिकम एन एक्ट विदाउट हिज एसेंट। और एसेंट का पावर हमने देखा था कि वीटो का पावर कौन से आर्टिकल में है, प्रेसिडेंट का 111। एसेंट मतलब सहमति, वीटो का मतलब होता है नेगेटिव पावर। एसेंट पॉजिटिव पावर, वीटो इज़ अ नेगेटिव पावर। और कौन सा वीटो आप मनी बिल में हमारे प्रेसिडेंट नहीं यूज़ कर सकते हैं, और कौन से टाइप ऑफ बिल में वीटो छोड़ो, वीटो ही नहीं यूज़ कर पाते हैं, कौन सा छोड़ो, वीटो ही नहीं यूज़ कर पाएंगे। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ
पीपल के नाम से जानते हैं, लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, ठीक है, और टेम्प्रेरी हाउस के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये डिसॉल्व हो जाता है। मैक्सिमम पीरियड इसका 5 ईयर्स है, और वो मैक्सिमम पीरियड बस एक ही केस में एक्सटेंड हो सकता है, दैट टू इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी फॉर द इनडेफिनिट पीरियड, बट फॉर वन टाइम में 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हो सकता है, एक बार में 1 साल के लिए, एक बार में फिर आप अप्रूवल लो, फिर 1 साल, फिर आप अप्रूवल लो, 1 साल, इनडेफिनिट। लेकिन अगर इमरजेंसी सीज टू एग्जिस्ट, बंद हो गई, तो 6 महीने तक मैक्सिमम चल सकता है, और बस उसके बाद इलेक्शन 6 महीने के अंदर करवाने होंगे। राज्यसभा की अगर बात करें, परमानेंट हाउस के नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से जानते हैं, बिकॉज याद कैसे रखेंगे, लोकसभा में मिनिमम एज होती है 25, राज्यसभा में मिनिमम एज होती है 30 साल अगर आपको चुने जाना है तो। इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 हो सकती है, प्रेजेंट टाइम में 248 है, 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं लिसाइस से। लिसाइस क्या होता है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। लोकसभा की अगर बात करें, मैक्सिमम हो सकते हैं 550, जिसमें करंट है 543, इसमें नो नॉमिनेटेड मेंबर है, बिकॉज 104th अमेंडमेंट से हमने नॉमिनेशन खत्म कर दिया था एंग्लो इंडियन का। SC ST का जो रिजर्वेशन है उसको फर्दर हमने एक्सटेंड कर दिया है। ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 330। आर्टिकल 1(1) बात करता है वीटो पावर की, और वीटो पावर में सस्पेंसिव वीटो का यूज़ नहीं कर सकता है जो हमारा प्रेसिडेंट होता है मनी बिल यानी धन विधेयक के केस में, और वीटो पावर का ही यूज़ नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में। और ये हमारा किस अमेंडमेंट ने बोला था, 24th अमेंडमेंट ने। सब कुछ देख चुके हैं, ठीक है, इसे से यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे लिख के आप रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल है कि कम टाइम में सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। तो 24th अमेंडमेंट से हमने ये प्रेसिडेंट का वीटो पावर खत्म कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में। तो ये आपने देखा कि किस तरह से द्विसदनीय है। ये चीज़ हमारी 49 में तो हो नहीं सकती, बिकॉज 36 से लेकर 51 तक में DPSP है। 49 बात करता है मॉन्यूमेंट की, 50 किसकी बात करता है, सेपरेट करो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, 51 किसकी बात करता है, 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करो। 89 की अगर बात करें तो 89 इसका सही आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 89 में दिया हुआ है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा। चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और वो जो चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बन जाएगा, और डेप्यूटी चेयरमैन को हाउस खुद चुन लेगा। दैट इज़ वाई जब जॉइंट सिटिंग होती है अंडर आर्टिकल 108, जिसको कि हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जरा कमेंट बताइए, तो वो हमने जब हम जॉइंट सिटिंग करते हैं जिसको प्रेसिडेंट बुलाता है, लोकसभा का स्पीकर अध्यक्षता करता है, तो अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं होता है तो फिर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा आता है, और उस केस अगर वो भी नहीं होता है तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कभी इसीलिए नहीं आता है क्योंकि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है, और उसकी जगह पे डेप्यूटी चेयरमैन आ जाता है। और जो हमने जॉइंट सिटिंग लिया है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है, और कॉन्करेंट लिस्ट लिया और जॉइंट सिटिंग लिया है। आर्टिकल 79 इसका सही आंसर होगा। याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे आपको याद आना चाहिए कि हमारा आर्टिकल 52 से यूनियन चालू हो जाता है। यूनियन की अगर हम बात करें तो 52 से चालू हो जाता है, और यूनियन में डिफरेंट चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है 52 से लेकर 78 तक है। दूसरा जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है वो 79 से ही स्टार्ट होता है, जो सेकंड चैप्टर है। पार्ट 5 है यूनियन, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 यूनियन है, लेकिन उसमें फिर चैप्टर हैं। चैप्टर 1 में ये है, चैप्टर 2 में आपका ये दिया हुआ 79 से 122 तक, चैप्टर 3 में 123 ऑर्डिनेंस दिया हुआ है, फिर चैप्टर 4 में आपका 124 से स्टार्ट होता है, 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट, फिर चैप्टर 5 में आता है कैग के बारे में। तो चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी, थर्ड आर्टिकल 79। आर्टिकल 59 किसकी बात करता है, उसके लिए मैंने पिक्चर लगा रखा है। 59 बात करता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस की, और हमने याद किस तरह किया था इसको कि प्रेम एक लड़का है, ठीक है। इसको याद हम लोगों ने किस तरह से किया था, प्रेसिडेंट के आर्टिकल से देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के फिर किसी और उसमें देख लेंगे क्वेश्चन में, कि प्रेम एक लड़का है जो ट्रैकिंग के लिए जाना चाहता है, ट्रैकिंग, ठीक है, ट्रैकिंग के लिए जाना चाहता है, तो उसको आपने बोला कि कम ऑन टाइम प्रेम, ठीक है, कम इन टाइम, ठीक है, कम इन टाइम। तो PR से प्रेसिडेंट, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। E से एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। E से बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कि इलेक्शन किस तरह से होगा, इसके वो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कौन कौन इसके इलेक्शन में हिस्सा लेगा। कौन कौन हिस्सा लेता है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर हिस्सा नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। और हमारे सभी राज्यों के जो MLAs होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके इम्पीचमेंट की, यानी कि महाभियोग की, यानी कि इसके रिमूवल की, तो उस केस में इम्पीचमेंट में सिर्फ और सिर्फ हमारे
MPs ही पार्टिसिपेट करते हैं और सारे MP पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, MLA नहीं करते। और यही ऑल MPs इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। M से अगर बात करें मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर किस तरह से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। टर्म ऑफ ऑफिस 5 ईयर्स का होता है। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है और एनी नंबर ऑफ टाइम्स हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बन सकता है। USA में ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 2 बार। USA में क्या है कि सिर्फ एक सिटीज़न होना चाहिए, नेचुरलाइज सिटीज़न नहीं बन सकता है वहाँ का प्रेसिडेंट, लेकिन हमारे यहाँ नेचुरलाइज सिटीज़न भी बन सकता है। नेचुरलाइज सिटीज़न वो होता है जो कि बर्थ तो मान लेते हैं उसका इंडिया में नहीं हुआ था, लेकिन उसके नेचुरलाइज सिटीज़न के कुछ रूल्स होते हैं कि भाई इतने साल आप इंडिया में रहे हो तो आपको नेचुरलाइज सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन उसको बोलते हैं, तो आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं, बट USA में नहीं होता ऐसा। टर्म ऑफ ऑफिस ये वो देख लिया, एलिजिबिलिटी देख लिया, क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं कि आपकी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो सबको पता है। 35 साल की उम्र होनी चाहिए एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट के केस में ये राज्यसभा है कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा और ही शुड पोजेस द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट केस में राज्यसभा, ध्यान रखिएगा। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस दी हुई है कि मतलब ये किसी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता है और अगर है तो वहाँ से रिज़ाइन कर दे। ओथ और अफर्मेशन कौन दिलाता है इसको, CJI दिलाता है। ये खुद CJI और बाकी जजेस को भी खुद ओथ दिलाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट दिया हुआ है 61 में, 62 दिया हुआ टाइम ऑफ होल्डिंग टू फिल दी वैकेंसी इन दी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की वो जब जाए उससे पहले ही नए प्रेसिडेंट को आप चुन लो। फिर 63 से हमारा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में चालू होता है, जिसको हम किसी और क्वेश्चन में देखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर नॉट प्लेस्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्ट 3 इज़, तो मौलिक कर्तव्यों को पार्ट 3 और भाग 3 ऑफ संविधान में नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि जो भाग 3 है वो जस्टिसिएबल है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिसिएबल हैं, इसलिए हमने उनको पार्ट 3 में नहीं रखा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिसिएबल हैं और फंडामेंट पार्ट 3 में जो चीज़ें हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट है, मौलिक कर्तव्य हैं, वो जस्टिसिएबल कैटेगरी में आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉट टू फॉरेनर्स, यानी फॉरेनर्स को ये ड्यूटीज़ नहीं दी हुई हैं। लेकिन अगर हम राइट्स की बात करें, राइट्स ये फॉरेनर्स को मिले हुए हैं, नॉट ऑल बट मैनी। 15, 16, 19, 29, 30 को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे राइट इंडियंस फॉरेनर्स सबको मिले हुए हैं। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ ओनली टू इंडियन सिटीजन्स मिले हुए हैं। लिया कहाँ से फंडामेंटल राइट्स को? मैग्ना कार्टा जो है USA का, वहाँ से लिया है। USA से और क्या लिया है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है। USA से क्या लिया? जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जो न्यायिक जो समीक्षा होती है जुडिशियल रिव्यू, वो लिया है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट लिया है, रिमूवल ऑफ जजेस लिया है, ये सारी चीज़ें हमने ली हैं। और आर्टिकल नंबर जो 14 है वो 2 चीज़ों की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिले हुए हैं, UK से लिया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो कि हमने USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जस्टिसेबल हमारे सिर्फ पार्ट 3 वाले ही हैं, चाहे DPSP हो, चाहे प्रियम्बल हो, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो सब नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4 ऑफ द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल 10 ऐड हुई थी सरदार सोरेन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। 11वीं वाली 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 से ऐड हुई, जहाँ पे गार्जियंस को ड्यूटी दी गई 6 to 14 ईयर्स ऑफ अपने जो वार्ड हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, प्राइमरी एजुकेशन। और सारी जो हम लोगों ने ड्यूटीज़ हैं वो एक ट्रिक के साथ याद करी थी सबको, ठीक है, तो वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ तारीख़ फ़िरोज़ शाही? तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, अल बरूनी या फिर ज़ियाउद्दीन बरानी? लेखक कौन है इसके? तो इसके लेखक हैं आपके ज़ियाउद्दीन बरानी। आमिर खुसरो की अगर बात करें तो आमिर खुसरो काफ़ी फेमस, इनको पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पैरट ऑफ इंडिया इनका टाइटल है, जिसको कि हम तूते ए हिंद बोलते हैं। तूते, ठीक है, तूते ए हिंद, ठीक है, तोता, ठीक। और इनको फादर ऑफ कवाली के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ कवाली जो इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी चलती है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ही इंट्रोड्यूस्ड गज़ल स्टाइल ऑफ सॉन्ग, ठीक है, जो गज़ल स्टाइल ऑफ सिंगिंग होती है उसको इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। इन्होंने एक लिखी थी ख़ज़ाइन उल फुतू, ठीक है, ख़ज़ाइन उल फुतू, ये भी एक क्वेश्चन एक बार आपसे पूछा जा चुका है। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, वॉज अ स्टूडेंट ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया एंड ही कंपोज्ड तोहफ़त। ये तोहफ़त इन्होंने कंपोज किया था जब ये बहुत छोटे थे, तब उस टाइम की बात है, इन्होंने कंपोज किया था। इब्न बतूता आप जानते हैं यार, MBT के टाइम पे आया था, हरियर बुक्का के टाइम पे रिहला इसने लिखी थी, मोरक्को से आया था, बात ख़त्म। अल बरूनी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इन्होंने तारीख़ अल हिंद लिखी, ये इंपॉर्टेंट है, तारीख़ अल हिंद, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिकॉल करना है किसके बारे में, अबुल फजल के बारे में, जिन्होंने आपकी आईन अकबरी, ठीक है, अकबरनामा लिखी। अकबरनामा में आपको अगर याद हो 3 वॉल्यूम थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला बात करता है अकबर के जो एंसेस्टर्स थे, दूसरा बात करता है अकबर के रेन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और तीसरा बात करता है ऐन अकबरी, जो एक्चुअल में ऐन अकबरी जो कि बायोग्राफी अकबर की, ठीक है। तो 3 हैं अकबर नामा के वॉल्यूम्स जिसको कि अबुल फजल ने लिखा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन दी ओलंपिक फ्लैग द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स आर, जो ओलंपिक का झंडा होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ छल्ले कितने होते हैं, रिंग्स, 3, 7, 5 या फिर 4। तो अगर हम छल्लों की बात करें तो ये टोटल होते हैं 5 इसमें, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये टोटल होते हैं आपके 5। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा, 5। और ये जो 5 छल्ले होते हैं डिफरेंट कलर्स के होते हैं। डिफरेंट कलर्स जो होते हैं ये डिफरेंट जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनको दिखाते हैं और उनका यूनियन दिखाते हैं। आपके लिए अच्छा एक क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन मैं बाद में पूछता हूँ। पहले इसका देखो, ब्लू, ठीक है, येलो, ब्लू येलो ब्लैक होता है आपका एक, और एक रेड होता है और एक ग्रीन होता है। ये जो हर डिफरेंट कलर है डिफरेंट कलर को सिग्निफाई कर रहा है। ब्लू यूरोप को, येलो की अगर बात करें एशिया को, ब्लैक की अगर बात करें तो ये सिग्निफाई करता है अफ्रीका को, रेड की अगर बात करें अमेरिकन्स को सिग्निफाई करता है अमेरिका को, ठीक है, और ग्रीन की अगर बात करें तो ओशिनिया को, ठीक है। ओशिनिया में आपके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है। तो ये 5 को सिग्निफाई करता है, बिकॉज अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये 5 हमारे डिफरेंट कलर्स हैं। ओलंपिक की अगर बात करें तो चलिए बाकी जल्दी से चीज़ें देख लेते हैं कि जो पहला ओलंपिक है हम जानते हैं कि हमने देखा था ग्रीस एथेंस में हुए थे 1896 में, ठीक है। ये फर्स्ट ओलंपिक की बात हो रही है। लेकिन अगर बात करें फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक गेम्स 2010 में हुए, ठीक है, यूथ वाले, और वो भी समर वाले। कहाँ पे हुए, सिंगापुर में हुए ये। लेकिन अगर बात करें फर्स्ट विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स, ठीक है, यूथ तो थे लेकिन विंटर, तो ये हुए थे 2012 में। कहाँ पे हुए थे, ऑस्ट्रिया में हुए थे। मतलब इनके बीच में 2 साल का गैप रहता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जो मतलब जो भी समर वाले गेम्स होते हैं और जो विंटर वाले ओलंपिक गेम्स होते हैं उनमें 2 साल का गैप रहता है। वैसे तो एक ओलंपिक गेम और दूसरे के बीच में 4 साल का गैप रहता है, लेकिन समर और विंटर के बीच में 2 साल का गैप रहता है। ये भी कुछ पे भी क्वेश्चन बना था। तो ऑस्ट्रिया के इंसबर्ग में ये सारी चीज़ें कर चुके हैं काफ़ी बार, इसलिए मैं इतना जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ। वैसे पहले विंटर ओलंपिक गेम्स कब हुए, 1924 चैमोनिक्स फ्रांस में हुए थे। ये यूथ की बात हो रही है, ध्यान रखना। अगर बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक की जो रिंग्स है ना, इस पर भी एक बार आई थिंक क्वेश्चन बना था कि जो ओलंपिक की रिंग्स हैं ये सबसे पहले कब एग्जिस्टेंस में आई, 1913 में। ओलंपिक का जो पूरा फ्लैग है जो कि एक वाइट बैकग्राउंड होता है और ये रिंग्स होती हैं, इसको पियर दी काउंटबर करके एक थे, पियरी दी कुबर्टिन करके इनका कुछ ऐसा नाम था, ठीक है, पियर दी कुबर्टिन। 1925 में झंडा क्रिएट किया था उन्होंने। और कुछ ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है यह पूछा सकता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लौसाने स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, लौसाने स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में और किस किस के हेडक्वार्टर अगर बात करें, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ILO, WHO, WTO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वहीं अगर हम बात करें ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में किसका हेडक्वार्टर है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो रेड लिस्ट पब्लिश करता है उसका हेडक्वार्टर है। IOC के अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो थॉमस बाच हैं, थॉमस बाच। और अगले वाले जो ओलंपिक गेम्स हैं दैट इज़ इस नंबर के, ये नंबर वाले जो ओलंपिक गेम्स हैं, जो अगला ओलंपिक गेम्स होगा आपका 2024 में, ये कहाँ पे होंगे, पेरिस फ्रांस में होंगे, ठीक है, पेरिस फ्रांस में, ठीक। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये बताओ ऑडी में कितने छल्ले होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय एक्सोजेनिक फोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सोजेनिक फोर्स के कारण होता है। एक्सोजेनिक फोर्स हमारे जो पूरे सिस्टम में, पूरे ज्योग्राफी में जो हम फोर्सेस पढ़ते हैं वो 2 तरह के होते हैं। फोर्सेस 2 तरह के हैं, एक तो एंडोजेनिक और दूसरे एक्सोजेनिक। जो अंदर लग रहे हैं एंडोजेनिक, जो बाहर लग रहे हैं वो एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो ओरोजेनिक और दूसरे एपीरोजेनिक, ठीक है। ओरोजेनिक होते हैं, ओरो का मतलब होता है माउंटेन, ओरोजेनिक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। एपीरोजेनिक कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। NCERT से डायरेक्टली मैं समराइज करके चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस ओरोजेनिक में, जैसे ओरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ते हैं,
ठीक है। तो ओरोग्राफिक मतलब जो माउंटेन की वजह से हो रही है, ठीक है। एंडोजेनिक जो फोर्सेज होते हैं इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं डेन्यूडेशन, सॉरी डायस्ट्रॉफिज्म, डायस्ट्रॉफिज्म। कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग में जैसे कि आपका मान लेते हैं अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, इसी मतलब एपिरोजेनिक में आ जाएंगे अर्थक्वेक, ठीक है। बाकी जो प्लेट में मूवमेंट हो रहे हैं आपके वोल्केनिज्म, ये सब आ जाते हैं एपिरोजेनिक में, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग में, ठीक है। एक्सोजेनिक में आपके क्या जाते हैं, जो बाहर फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे बारिश वगैरह हो गई, रेनफॉल हो गई, विंड हो गई जिसकी वजह से वेदरिंग हो रही है, ठीक है, वेदरिंग हो रही है जिसकी वजह से, ठीक है, मास वेस्टिंग हो रही है, मास वेस्टिंग हो रही है, ठीक है, वो सारी, या फिर डिपोजिशन हो रहा है, ये सब एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से हो रहा है। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट। मास मूवमेंट या फिर मास वेस्टिंग होता है जहाँ पे एक सर्टेन पार्ट ऑफ लैंड आपका गिर जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड स्लाइड हो गया, एक तरह का मास वेस्टिंग है, ठीक है। तो एक चीज़ ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, वो मैं बता रहा हूँ, वेदरिंग इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट। इस पर हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, यानी कि इसकी ज़रूरत नहीं है मास वेस्टिंग के लिए, कि वेदरिंग होगी तभी आपका ये मास वेस्टिंग होगा। एक्सोजेनिक अगर फोर्सेस की अगर बात करें तो ये चीज़ों को डेन्यूड करते हैं, यानी इनको हम डेन्यूडेशन बोलते हैं। जिस तरह इसको डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं एंडोजेनिक को, इसी तरह इसको डेन्यूडेशन बोलते हैं, क्षरण करता है चीज़ों का। एंडोजेनिक चीज़ों की हाइट बढ़ाता है हमारे रिलीफ फीचर्स की, एक्सोजेनिक कम करता है। जैसे हिमालय की हाइट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो एंडोजेनिक फोर्सेज हैं वो एक्सोजेनिक से ज़्यादा लग रहे हैं। अरावली की हाइट क्यों घट रही है, बिकॉज एक्सो ज़्यादा लग रहे हैं एंडो से, क्योंकि अरावली हो चाहे हिमालय हो, दोनों ही फोल्ड माउंटेन हैं। हिमालय यंग फोल्ड है और अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, और इसी वजह से इनको रेजिडुअल माउंटेन के नाम से भी जानते हैं जो हमारे अरावलीज हैं, बिकॉज उनका बस एक अवशिष्ट बचा हुआ है, रेजिड्यू बचा हुआ है, इसलिए रेजिडुअल बोलते हैं दोनों फोल्ड माउंटेन ही। ब्लॉक माउंटेन की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में जैसे कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हो गए, और इंटरनेशनल अगर जाएँ तो वॉस्जेस माउंटेन इन जर्मनी, ये हमारा माउंटेन है, किस तरह का, ब्लॉक माउंटेन। वोल्केनिक की अगर बात करें, माउंट कोटोपैक्सी इन इक्वेडर, ओचस डेल सेलाडो हाईएस्ट वोल्केनो है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे, माउंट कोटोपैक्सी हो गया इक्वेडर पे, माउंट स्ट्रॉम्बोली हो गया जिसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन बोलते हैं। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी, एंडीज़ है, जो कि एक आपकी फोल्ड माउंटेन रेंज है। यूराल भी फोल्ड माउंटेन रेंज है, जो एक तरह से एशिया को यूरोप से अलग करती है, यूराल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो ये सारे हैं आपके। और बाकी एक्सोजेनिक की अगर बात करें तो अर्थक्वेक अंदर लग रहा है, प्लेट में मूवमेंट हो रहा है अंदर, वो अर्थक्वेक लग रहा है। अर्थक्वेक से क्या देना चाहिए, सीस्मोग्राफ अर्थक्वेक वेव्स को मेजर करता है, इंटेंसिटी को मेजर करता है मर्कैली स्केल, और मैग्नीट्यूड को मेजर करता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल का कोई लिमिट नहीं होता है, मर्कैली स्केल का 1 to 12 होता है। अर्थक्वेक जहाँ ओरिजिनेट होता है हाइपोसेंटर फोकस कहलाता है, ऊपर वाला पॉइंट जस्ट नियरेस्ट टू अर्थ जहाँ पे सबसे पहली वेव्स टच करती हैं, एपी सेंटर कहलाता है। इसको हाइपोसेंटर या फिर फोकस बोलते हैं। दो तरह की वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स। पी वेव सबसे जल्दी पहुँचती हैं, तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। एस वेव जो है सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती हैं। पी वेव रिजेंबल साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे जो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं वो सरफेस वेव्स या फिर एल वेव्स या फिर लव वेव्स होती हैं। इरोजन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लैंडस्लाइड सॉरी विच इज़ कॉज्ड बाई एक्सोजेनिक, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा एक्सोजेनिक की वजह से होता है, तो आपका अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, ये दोनों आपके उसकी वजह से होंगे, एंडोजेनिक की वजह से। लैंडस्लाइड एंडोजेनिक भी हो सकता है, एक्सोजेनिक भी हो सकता है, बट यूजुअली जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आया तो उससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो सर्टेन हिस्सा है लैंड का वो डिस्प्लेस हो गया। जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड, हिमालय वगैरह में बहुत लैंडस्लाइड यहाँ पे आती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक, हाई अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। हमारे जो पूरा हिमालयन जो रीजन है ना, वो अर्थक्वेक जोन 4 में आता है, मान लीजिए कि हाई रिस्क जोन में आता है वो हमारा। तो इसी वजह से क्या है कि ये आपका ये भी नहीं होगा, आंसर एकदम सिंपल होगा, इरोजन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया इनिशियली HYVP यानी हाई ईल्ड वैरायटी जो प्रोग्राम है, हाई ईल्ड वैरायटी प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड इन अबाउट हाउ मच एरिया, कितने एरिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था? 3 मिलियन हेक्टेयर, 2 मिलियन हेक्टेयर, 5 मिलियन या फिर 4 मिलियन हेक्टेयर। तो हाई ईल्डिंग वैरायटी सीड्स डाली गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था अराउंड मिड 1960s, अराउंड 1965 के टाइम पे। ये क्वेश्चन बनता है कि ये टर्म किसने दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर किसको बोलते हैं? और ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने ये पढ़ा था कि इसमें हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स यूज़ की गई थी, जिससे कि प्रोडक्शन बहुत बढ़ा, और इतना बढ़ा कि हमारा एनवायरनमेंट अब हमें उसको बचाना पड़ रहा है कि इतना वो अनसस्टेनेबल हो चुका है। क्यों हो चुका है उस पर आएंगे, बट इस पे क्वेश्चन ये बन चुका है कि हाई ईल्ड वैरायटी सीड का कहाँ पे यूज़ किया गया था? एफ्लुएंट स्टेट या फिर रिच एंड वेल्दी स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा प्लस
साउथ में बात करें तमिलनाडु और आंध्रा, यहाँ पे यूजुअली ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स देखने को मिले या फिर हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स को यूज़ किया गया। ये वैरायटी ने रिप्लेस किया, जैसे कि हम पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में ही कि कौन सी वैरायटी ऑफ वीट को हम इम्पोर्ट करते थे, ठीक है, तो PL 480 ये हम वीट को इम्पोर्ट करते थे USA से, ठीक है, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम खुद का ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएँ। टर्म ये दिया था विलियम गॉड ने ये टर्म दिया कब, 1968 में, 1968 में दिया। फादर की अगर बात करें तो ये नॉर्मन बोरलॉ भी हो सकते हैं और MS स्वामीनाथन, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा है। तो नॉर्मन बोरलॉ जो एक अवार्ड भी मिलता है एग्रीकल्चर के फील्ड में, ये वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं, ये इंडिया में कहे जाते हैं। और अगर हम बात करें इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 2 मिलियन हेक्टेयर होगा। अनसस्टेनेबल इसलिए हो गया बिकॉज इससे हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो गया है, सॉयल की हेल्थ हमारी ख़राब हो गई है, एल्कलाइन हो गई है, और पेस्टिसाइड वगैरह इनका सबका या फर्टिलाइजर्स का इतना ज़्यादा यूज़ हुआ है कि जिसकी वजह से सॉयल एल्कलाइन हो गई, सॉयल हेल्थ ख़राब हुई और साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ को भी वो अफेक्ट कर रहा है। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बताइए कमेंट में। सोहन सिंह भाकना एंड लाला हरदयाल वर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सोहन सिंह भाकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे। युगांतर, किसान सभा, गदर पार्टी या फिर अनुशीलन समिति। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड गदर पार्टी, जो 1913 में बनती है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना ये से एसोसिएटेड हैं, और इससे एसोसिएटेड इस गदर पार्टी से एसोसिएटेड एक इवेंट है 1914 में हुआ था, जो कि मैं रिपीटेडली आपको पहले भी बता चुका हूँ, दैट इज़ कोमागाटा मारू इंसिडेंट, जिसमें कि एक शिप, ये जापानीज़ शिप था जो सेल किया था कनाडा के वैंकूवर से, हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर, तब कहीं कहीं पे सिंगापुर दिया हुआ है। अब इसको लेके मुझे पता है कुछ लोग इशू बनाने लगते हैं कि देखो गलत बता दिया, ये एक्चुअल में कहीं कहीं पे हांगकांग लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपका सिंगापुर लिखा हुआ है, बट यूजुअली हांगकांग ही ज़्यादातर जगह लिखा हुआ है। तो हांगकांग से आपका वैंकूवर कनाडा में सेल किया था यह, ठीक है, तो 1914 में ये हुआ था ये इंसिडेंट। और बस इतना ही आपको इस पार्टी के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा कब बनी, 1936 में बनी। किसने बनाई, सहजानंद सरस्वती, ठीक है, सहजानंद सरस्वती, ये इसके फाउंडर थे ऑल इंडिया किसान सभा के। 19th द म्यूजिशियंस। चलो यहाँ पे मैं कुछ और पार्टी यहाँ पे जल्दी से आपको रिवाइज करवाता हूँ। CPI कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और ऑल इंडिया या फिर चलो खिलाफत, वही ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी, या फिर शॉर्ट में लिख देता हूँ स्वराज पार्टी, ठीक है। और एक पार्टी तो नहीं, एक एसोसिएशन हरिजन सेवक संघ, बता दो, ये भी क्वेश्चन आया था, हरिजन सेवक संघ किसने बनाया था। तो CPI 1925 कानपुर, वैसे तो 1920 में ताशकंद उज़्बेकिस्तान में बनती है, दैट डिपेंड के ऑप्शन में क्या होता है, बट यूजुअली 1925 कानपुर में रखता ही है। अगर आता है तो फिर वो आपका 1920 होगा। किसने, मनींद्र नाथ रॉय जी ने, MN रॉय, जिन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक कॉन्सेप्ट रखा था 1934 में, फिर 1935 में कांग्रेस ने रखा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनती है, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य नारायण देव, ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। स्वराज पार्टी 1923 में 1923 में बनती है। CR दास और मोतीलाल नेहरू, CR दास प्रेसिडेंट थे पहले इस पार्टी के, और मोतीलाल नेहरू जो हैं ये थे सेक्रेटरी इस पार्टी के। फिर हरिजन सेवक संघ अगर बात करें, ये संघ बनता है 1932 में बाई दी गांधी जी, ठीक है। म्यूजिशियन शिवामाणी इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। शिवामाणी, सरोद, ड्रम, वायलिन, सहनाई हम पढ़ चुके हैं। क्या हमने अभी तक इनका नाम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। एक तो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, ठीक है, वो सबको पता है, 2001 में उनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। S बल्लेश, अब गलती से क्या हुआ कि मैंने पहले मेरे मुंह से निकल गया 1998, उसी लेक्चर मैंने उस चीज़ को करेक्ट भी कर दिया, ठीक है, 2001, बट फिर भी खैर। बल्लेश, S बल्लेश, ठीक है, S बल्लेश, और रघुनाथ प्रसन्ना, ठीक है, रघुनाथ प्रसन्ना। तो इस हम लोगों ने किस तरह से याद किया था कि जो हमारे बिस्मिल्लाह खां जी हैं उन्होंने सहनाई बजाई तो सब बल्ले बल्ले करके प्रसन्न हो गए, ठीक है। और इसमें एक और नाम याद रखना, अनंत लाल, ठीक है, अनंत लाल। वॉयलिन में अगर याद करें तो वॉयलिन में हम लोगों ने नाम देखा था, कल ही देखा था अगर आपको याद हो, N राजम, नॉट राजन, राजम, ठीक है। और एक है L सुब्रमण्यम, ठीक है, NL ऐसे करके देखो, NL है ना, L सुब्रमण्यम। सरोद में अगर बात करें तो सरोद में आपके बहुत ही फेमस हैं अमजद अली
खान, अली अकबर खान, अकबर खान, अलाउद्दीन खान। तो खान 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 अगर दिख जाए दैट डजेंट मीन कि भाई हमेशा सरोद ही होगा, बट ज़्यादातर आप देख सकते हैं सरोद ही चांसेस हैं। अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। आंसर इसका ड्रम्स होगा। शिवमणि जो है हमारी ड्रम से एसोसिएटेड है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे जरा ये बताइए, ड्रम्स आपका किस तरह का वाद्य यंत्र होगा? किस तरह का वाद्य यंत्र होगा? जैसे कि सुशिर वाद्य यंत्र है, वॉलिन आपका तंतु वाद्य यंत्र है, उसी तरह आप बताइए ड्रम्स किस तरह का वाद्य यंत्र है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ग्रुप ऑफ रिवर्स इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम? नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? तो हम जानते हैं कि जो हमारा क्या हो गया ये, तो हम जानते हैं कि जो भी हमारा पूरा ड्रेनेज पैटर्न है हमारे इंडिया का, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इंडिया के रिवर सिस्टम को। एक तो ये कहलाती हैं हिमालयन रिवर सिस्टम्स और ये कहलाती है हमारी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स। ठीक, अब हिमालयन रिवर सिस्टम को मैं जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ। ये हमारी होती हैं पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर वो होती हैं जिनमें वाटर हमेशा फ्लो करता रहता है। पेनिनसुलर जो होती है हमारी एफीमेरल होती हैं, एफीमेरल होती हैं, ये काफ़ी डीप होती हैं, ये उतनी डीप नहीं होती हैं। पेरेनियल बता दिया। और ये काफ़ी इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इनका रास्ता भी जो कोर्स है वो भी बहुत लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है हमारी, इनका बहुत छोटा रास्ता होता है। हिमालयन मेजर रिवर सिस्टम में 3 मेजर रिवर सिस्टम पड़ते हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा के बारे में। ठीक है, तो और यहाँ पे उसके बाद हमारी आती है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। गंडक और घाघरा गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। गंडक और घाघरा, घाघरा की अगर बात करें गंगा को कहाँ मिलती है? छपरा में मिलती है। और गंडक की अगर बात करें तो कहाँ मिलती है? सोनपुर, ये मिलती है आपकी सोनपुर में गंडक जो है गंगा को मिलती है। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, बिकॉज ये तो इंडस रिवर ड्रेनेज पैटर्न का सिस्टम का हो जाएंगे। गंगा यमुना ये खुद अपना इंडस हिमालयन का हो जाएंगे, हिमालयन रिवर सिस्टम का ड्रेनेज सिस्टम का एग्जांपल हो जाएंगे। महानदी गोदावरी इसका सही आंसर होगा, बिकॉज अगर हम दामोदर, तो ठीक है दामोदर तो आपका पेनिनसुलर रिवर है, दामोदर तो मान सकते हैं, बट जो शारदा है ना, शारदा ये ट्रिब्यूटरी है इसकी, घाघरा की। शारदा को हम काली रिवर के नाम से भी जानते हैं और ये घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, और काली या करनाली, तो इस वजह से ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा आपका महानदी और गोदावरी। महानदी की अगर बात करें, महानदी आपकी इसमें एक मेजर रिवर है उड़ीसा की, और इसमें एक आपका डैम है हीराकुड डैम जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। गोदावरी की अगर बात करें दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, साउथ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है। वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, मंजीरा, सबरी ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। इंद्रावती भी ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती से याद आना चाहिए कि जिसके नाम के लास्ट में ती या नी आ गया। अमरावती, हेमवती, ठीक है, भवानी, काबिनी, वो सारी कावेरी की ट्रिब्यूटरी होंगी एक्सेप्ट इंद्रावती। इंद्रावती वो गोदावरी की, बस इतना याद रखना है आपने। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, जूली लद्दाख, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। जूली लद्दाख कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? और बाकी रिवर सिस्टम में हम देख चुके हैं, गंगा भी देख चुके हैं, इंडस भी देख चुके हैं, ब्रह्मपुत्र भी देख चुके हैं, और मोस्टली साउथ इंडिया का भी देख चुके हैं कि जो हमारी पेनिनसुलर जो हमारे रिवर्स हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो 2 कैटेगरी क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ईस्ट फ्लोइंग ज़्यादातर रिवर्स इसलिए हैं बिकॉज हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है वो ईस्ट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, टिल्टेड है, वो यहाँ पे आके क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, क्रिएट करती हैं। इसी वजह से जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो थोड़ा सा चौड़ा है, ब्रॉड है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और यहाँ पे हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। फिर हमने याद किया था कि गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में एक लेक देखने को मिलता है जो आंध्र प्रदेश में, उस लेक का नाम के से चालू होता है, जरा गेस करिए वो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे नर्मदा, तापी, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी में बहती हैं, और सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा है, उसके बाद तापी है। नर्मदा विंध्या और सतपुरा के बीच में फ्लो होती है, विंध्या और सतपुरा जो हमारी रेंज है उसके बीच में फ्लो होती है। ठीक है, और ज़रा ये बताइए गुरु शिखर ये कहाँ की हाईएस्ट पीक है? गुरु शिखर बताइए, वो तो अरावली की हो गई, चलो ठीक है। फिर अगर बात करें सद्भावना शिखर, वो कहाँ की है? विंध्या की हो गई। सतपुरा की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो यहाँ पे ये आती हैं और ईस्टरी ज्वारबद्ध उन्मुख बनाती हैं। गोवा में मंडोवी ज्वारी ईस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। केरल में पेरियार और भरतफूजा आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, स्मॉल रिवर्स हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र में वैतरणा है आपकी एक वेस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर। तो लेक की अगर बात करें तो ये लेक है कोल्लेरू लेक। ठीक है, और यहाँ पे जो रिवर्स आती हैं मैंने बता दिया क्रिएट करती हैं क्या? डेल्टा क्रिएट करती हैं यहाँ पे, और यहाँ वाली आती हैं ईस्टरी क्रिएट करती हैं। महानदी की अगर बात, महानदी के बाद गोदावरी की हमने बात करी तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा की अगर बात करें महाबलेश्वर से निकलती है, और अगर बात करें कावेरी की वो ब्रह्मगिरी हिल्स कोगाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक से निकलती है। कावेरी में हमारी शिव समुद्रम वाटरफॉल देखने को मिलेगी आपको, और एक कर्नाटक की रिवर है वेस्ट फ्लोइंग जिसका नाम है शरावती। शरावती में हाईएस्ट वाटरफॉल देखने को मिलेगी और उसका नाम है क्या? शरावती में जॉग, बट इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, नॉट द हाईएस्ट, बिकॉज हाईएस्ट हमारी कुंचिकल।
हाईएस्ट वाटरफॉल है कुंचिकल, सेकंड हाईएस्ट है जॉग। जॉग देखने को मिलेगी शरावती में, दोनों ही आपके कर्नाटक में। शरावती एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है कर्नाटक की। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक से याद आना चाहिए बांदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क, और वहाँ पे कौन सा हमारी एक वाइल्ड कैटल है जो प्रोटेक्टेड है वहाँ पे, गौर, कल पढ़े थे, जो कि एक तरह का इंडियन बाइसन है। इंडियन बाइसन से याद आना चाहिए गोवा के बारे में, बिकॉज गोवा में जो 37th नेशनल गेम्स हो रहे हैं वहाँ पे जो आपका इंडियन बाइसन है, जिसको जो मैस्कॉट है और उसका नाम क्या है, मोगा, वो इंडियन बाइसन मैस्कॉट है। और अगले वाले 38th नेशनल गेम्स कहाँ पे होंगे, उत्तराखंड में होंगे। ठीक है, गोवा से याद आना चाहिए मंडोवी जुआरी, और यहाँ पे जो वाटरफॉल है दूध सागर वाटरफॉल इन दी मंडोवी रिवर। स्मॉलेस्ट स्टेट है, और गोवा फॉर्म कब हुआ था, 12th अमेंडमेंट से इसको यूटी का दर्जा मिला था, और 56th अमेंडमेंट से 1987 में फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा इसको मिला था। पोर्तुगीज़ से हमने इसको लिया था। जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई, जूली लद्दाख को लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने, ऑप्शन नंबर 3। कहाँ पे, लद्दाख में, नाम में ही लद्दाख, ताकि जो यूथ है उसके बीच में नेवी को लेके अवेयरनेस जनरेट की जा सके। सिंपल, इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। एयरफोर्स से याद आना चाहिए आपको एक्सरसाइज रणविजय अभी रिसेंटली हुई है यहाँ पे, ये आपके करंट अफेयर्स बुकलेट में है, जो जून वाली आपको मिली है उसमें ये है। ठीक है, एक्सरसाइज रणविजय। और पिछली बार आपको अगर याद हो तो लास्ट मतलब कुछ सेशंस में आई थिंक मैंने शुरुआती के जो सेशंस थे उसमें लास्ट में करंट अफेयर क्वेश्चन करवाता, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर क्वेश्चन सीजीएल 2023 टीयर 1 में आए। काफ़ी क्वेश्चंस आए जो हम लोगों ने लास्ट में रखे थे, तो आप समझ सकते हैं इनकी इंपॉर्टेंस। जो मैंने पीडीएफ दी वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन सेलेक्ट करके ला रहा हूँ उसकी भी आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉ कमीशन को ऋतुराज अवस्थी वाला, और भी एक मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे जो मैंने देखे थे, जो हम लोगों ने सेशन में किए थे। अब काफ़ी लोग भूल गए थे वो, क्योंकि रिविजन नहीं किया होगा आपने, तो रिविजन भी करते रहिए साथ साथ। तो एक्सरसाइज रणविजय की अगर बात करें तो ये एयरफोर्स से रिलेटेड है, ये कर्नाटक के धारवाड़ में हुई। ठीक है, कर्नाटक के धारवाड़ में, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 21 के बाद 22। विच कंट्री रिसेंटली वॉन फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप, किसने अभी फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप जीता है, किस देश ने? तो ये उसी कंट्री ने जीता है जिसने कि पहला फीफा वर्ल्ड मेंस फीफा वर्ल्ड कप जो होता है, जो अभी रिसेंट में अर्जेंटीना ने जीता था, जो आपका कतर, दोहा कतर में हुआ था, उसी कंट्री ने, और वो कंट्री यूरुग्वे। जो आपका फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप है वो हुआ भी यूरुग्वे में ही था 1930 में, और जीता भी। फाइनल इसका मॉन्टेवीडो, इसकी जो कैपिटल है मॉन्टेवीडियो इसकी कैपिटल है, वहीं पे हुआ था, और वो उसको इसी ने कंट्री ने ही जीता था, यूरुग्वे ने। ये जो अंडर-20 वर्ल्ड कप है ये अर्जेंटीना में हुआ, और यूरुग्वे ने यहाँ पे इटली को हरा के ये कप को जीता है। अर्जेंटीना ने अभी जो रिसेंट वाला जो मेंस वर्ल्ड कप होता है उसको जीता, और सबसे ज़्यादा मेंस फीफा वर्ल्ड कप किसने जीते हैं, ब्राज़ील ने जीते हैं, ये पता होना चाहिए। और फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये है ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड, ऐसे याद रखो, जो रिच लोग होते हैं वो फीफा खेलते हैं, रिच कंट्रीज फीफा खेलती हैं, तो ज्यूरिच, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। और लॉसाने स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है। 23rd, हु वॉज बिहाइंड पब्लिशिंग द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे किसका हाथ था, किसका हाथ था? वो हिक्की का हाथ था, वो चंद्राकर जी का हाथ था, मुखर्जी का हाथ था, या फिर हमारे दीनबंधु मित्रा जी का हाथ था? तो ये हाथ था जेम्स ऑगस्टस हिक्की को, और न्यूज़पेपर का नाम क्या था, बंगाल गैजेट। ठीक है, हिक्कीज़ बंगाल गैजेट भी उसको बोलते हैं। 1780 में इसको पब्लिश किया था। ये दो नाम इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं, हरीश चंद्र मुखर्जी, जो हरीश चंद्र मुखर्जी हैं, इन्होंने द हिंदू पैट्रियट लिखा, हिंदू पैट्रियट, और दीनबंधु मित्रा ने एक प्ले डिज़ाइन किया जिसको बोलते हैं नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण, और ये दोनों एसोसिएटेड हैं एक रिवोल्ट से जिसका नाम है इंडिगो रिवोल्ट। दोनों इंडिगो रिवोल्ट, हिंदू पैट्रियट में इंडिगो रिवोल्ट का जिक्र किया हरीश चंद्र मुखर्जी ने, और नील दर्पण जो कि प्ले था उसका सेंट्रल थीम ही इंडिगो रिवोल्ट था, जो कि 1859 में बंगाल की नादिया डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए कि रस्त गोफ्तार ये किसका है, रस्त गोफ्तार बताएगा कोई? और सुधारक किसका है? ठीक है, सुधारक इंडियन मिरर, इंडियन मिरर। और एक और नोट कर लो, अमृत बाज़ार पत्रिका। ठीक है, अमृत बाज़ार पत्रिका। ठीक है, रस्त गोफ्तार दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। सुधारक, सुधारक की अगर बात करें ये गोपाल गणेश आगरकर। और एक लोक हितवादी के नाम से कौन जाना जाता है, कोई बताएगा? लोक हितवादी ये किसका पेन नेम है? इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर।
देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, जिन्होंने आपको, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, वैसे तो आपको देवेंद्र नाथ टैगोर से भी चीज़ें याद आनी चाहिए, क्या क्या, तत्वबोधिनी सभा इन 1839, तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका की अगर बात करें, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार और जो मोतीलाल घोष थे, ठीक है। लोकहितवादी के नाम से जाना जाते थे आपके गोपाल हरि देशमुख, गोपाल गणेश आगरकर सुधारक स्टार्ट किए थे और गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है लोकहितवादी के नाम से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 24 हु वॉन फ्रेंच ओपन 2023 वाला, 2023 का फ्रेंच ओपन किसने जीता? तो ये जीता राफेल नडाल ने, कार्लोस अल्कराज ने, नोवाक जोकोविच ने, या फिर ये जीता कैस्पर रूड ने। तो ये जीता नोवाक जोकोविच ने कैस्पर रूड को हराकर। और अगर विमेंस वाला बात करें, ठीक है, विमेन का ये फ्रेंच ओपन किसने जीता? तो ये ईगा स्वेतेक ने जीता, जो कि किस कंट्री से ज़रा बताइए, और ये किसको हरा के जीता? कैरोलिना मुशोवा, ठीक है, कैरोलिना मुशोवा को हरा के जीता। ये है ईगा स्वेतेक जी, हमारी ईगा स्वेतेक पोलैंड की, ठीक है। और नोवाक जोकोविच तो आप जानते हैं सर्बिया के हैं। आखिरी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू इज, नाना साहेब अरीबेल एट कानपुर वॉज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवा? किसके बेटे थे नाना साहेब जिन्होंने 1857 जो रिवोल्ट था उसको कानपुर से लीड किया था, ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिहार से कुंवर सिंह, बरेली से खान अब्दुल खान, ठीक है, और मौलवी अहमदुल्ला आपके फैज़ाबाद से, दिल्ली से जनरल भक्त खान और बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, ठीक है। और कुछ, और ग्वालियर से आपका फिर तांतिया टोपे ने, जो कि नाना साहेब के एक सबॉर्डिनेट थे, उन्होंने फिर लीड किया था। और रानी लक्ष्मीबाई ने तो झांसी से लीड किया था, वो सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर आपको बताना है और ये सेशन होता है ख़त्म। बाकी नोट्स मोस्ट प्रोबेबली आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हो गए होंगे, और नोट्स में बिल्कुल कुछ इक्का दुक्का एरर आ रहे थे, बिकॉज नोट्स बनाने वाला भी फाइनल नहीं हो रहा था, जो कि अभी फाइनल हो चुका है। तो इसी वजह से अब नोट्स में जो इक्का दुक्का एरर आ भी रहे थे वो भी अभी नहीं आएंगे, ठीक है। और बाकी तो बस आप वही है कि लेक्चर्स को रिवाइज़ करते रहिए कॉन्टिन्यूसली, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही बेटर रहेगा, और जितना रिवाइज़ कर सकते हैं उतना ही आगे बढ़ें। भागने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपको जो पीछे हो चुका है उसको भी मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करते रहें, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग भी बाकी पीडीएफ तो दे ही दी हैं, रिमेनिंग मंथ्स की पीडीएफ मिल जाएंगे, और एक सेशन जो रिसेंट में एग्जाम हुए उनमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए उस पर बेस्ड कंप्लीट सेशन आने वाला है। शिद्दत के साथ, विद द अटमोस्ट ऑनेस्टी, विद द अटमोस्ट फेथ, आप बस लेक्चर्स को करते रहिए। एग्ज़ाम के टाइम यू विल नॉट रिग्रेट, आई प्रॉमिस यू। थैंक यू।